हम क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 17 के नाम से है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम ये सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते किसे हैं। पहला स्टेप है, दो व्यक्ति हैं रमेश और हरमान। रमेश ने सामान बेचा है, गुड्स सोल्ड बाय रमेश टू हरमान ऑन क्रेडिट। हरमान को उसने क्रेडिट पर सामान बेचा है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इन रिटर्न ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें कुछ पेमेंट करनी होती है। हरनाम डू नॉट हैव द कैश टू पे। हरमान के पास पेमेंट देने के लिए कैश नहीं है। सो रमेश ड्रॉ अ बिल ऑन हरमान। उसने एक बिल बनाया हरमान के लिए एंड सेंट इट टू हर फॉर एक्सेप्टेंस। उसने बिल ड्रॉ किया और उसे उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए भेज दिया। हरमान जो परचेज किया था जिसने सामान, उसे हम ड्रॉई कहते हैं, और जिसने सामान सेल किया था रमेश, उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। ड्रॉअर मतलब सेलर, ड्रॉई मतलब जिसने परचेज किया है, परचेजर। जब उसके पास बिल आ गया तो हरमान गिव्स हर एक्सेप्टेंस फॉर द बिल। उसने बिल के लिए एक्सेप्टेंस दी। दिस एक्सेप्टेड बिल इज कॉल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है, वो रिक्वेस्ट जो बिल भेजा होता है उसे मान लेता है, तो उसे कहते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज। इस एक्सेप्टेड बिल को हम क्या बोलते हैं बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ और चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। कभी कभी बैंक पे बन जाता है। ड्रॉई डायरेक्ट पेमेंट ना देकर सेलर को बैंक पे कर देता है, तो बैंक को हम पे कहते हैं। अब तीन चीजें हो गई बेटा, सेलर, बायर, बैंक। सेलर को हम ड्रॉअर कहते हैं, बायर को हम ड्रॉई कहते हैं, और बैंक को हम पे कहते हैं। और कभी कभी बिल को किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है, उसे एंडोसी कहते हैं, और किसी और व्यक्ति को देने का मतलब है एंडोसमेंट। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ड्रॉयर क्या होता है। एग्जाम्पल लिया है कार्गो शिप का। एक ड्रॉयर है जिसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है। ड्रॉयर मतलब सेलर ने एक बिल बनाया है कार्गो शिप के लिए। सेकेंड स्टेप, बैंक पार्टिसिपेट एज ए पेई। बैंक ने एज ए पेई पार्टिसिपेट किया या एंडोस कर दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज किसी एंडोसी को, और एंडोसी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड स्टेप, ड्रॉई रिसीव द कार्गो एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई जो बायर था उसने कार्गो लिया और बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिसीव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, बैंक मेक्स पेमेंट टू द सेलर। बैंक ने पेमेंट दी सेलर को एज पर द बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक ने सेलर को पे कर दिया जितना उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा था। बैंक वेट्स फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज टू मैच्योर। डेट ऑफ मैच्योरिटी जब बिल मैच्योर होगा, जनरली 3 मंथ्स के लिए होता है, टू कलेक्ट मनी। बैंक वेट करता है कि मनी उसे मिलेगी। वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर, जब बिल मैच्योर हो जाता है तो बायर पेज द बैंक विद इंटरेस्ट। जो बायर था जिसे हम ड्रॉई कहते थे, वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को पैसे देता है। अब कुछ चीजें हैं बेटा जो टर्म्स हैं आपके एंडोसी, डेट ऑफ मैच्योर, इस टर्म्स को हम पढ़ना करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। टर्म्स ऑफ बिल,
सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है टर्म्स ऑफ बिल। द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट on which a bill is drawn and the date on which it becomes due for payment। मतलब क्या है, जिस दिन बिल बना और जितने दिन के लिए बना, मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को बिल बना और 1 जून 2021 को ड्यू डेट थी, तो इसके बीच के टर्म को बोलते हैं टर्म ऑफ बिल। जो 2 महीने का टाइम था, 1 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में 2 महीने का टाइम है, इसका मतलब ये क्या है, टर्म ऑफ बिल। ड्यू डेट, ये वह डेट है जब पेमेंट मिलती है, एक्चुअली पेमेंट मिलती है। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू। जब बिल की पेमेंट ड्यू होती है उसे हम ड्यू डेट कहते हैं। ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है? ड्यू डेट इज असर्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। उसे हम नीचे 3 तरह से निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ बिल एट साइट, जब बिल प्रेजेंट किया जाएगा तभी उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी। बिल एट साइट मतलब ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच अ बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। जिस दिन के लिए बिल जब प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए, उसी को हम ड्यू डेट मान लेंगे। In case of bill after date, due date मतलब क्या है? In case of bill after due date, date of drawing plus term of bill। जब आपको ड्यू डेट के बाद पेमेंट मिले तो उसे कहते हैं बिल आफ्टर ड्यू डेट। डेट ऑफ ड्राइंग प्लस टर्म ऑफ बिल, जितने महीने के लिए बना था वो बिल, जितने दिन के लिए बना था बिल, उसको उस डेट में ऐड कर देंगे जिस डेट को बिल ड्रॉ किया गया था। इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया उसकी दिन में हम टर्म ऑफ बिल ऐड कर देंगे तो हमारा ड्यू डेट आ जाएगी। इसे हम कहते हैं बिल आफ्टर साइट। बेटा फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल 1 जनवरी 2022 को बनाया, ड्रॉ किया, और उसी दिन हमने ड्रॉई को दे दिया, लेकिन ये बिल हमने दिया, टर्म ऑफ बिल मान लीजिए इसकी 3 मंथ्स थी, तो ड्यू डेट क्या होगी इसकी? जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब हुआ 1 अप्रैल इसकी हो गई ड्यू डेट। 3 महीने के लिए बिल बना था, टर्म ऑफ बिल 3 महीने था, ड्यू डेट क्या हुई? 3 महीने बाद वाली डेट को हम बोलेंगे ड्यू। डेट ऑफ डेज ऑफ ग्रेस, जब भी कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है तो कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। ड्रॉई इज अलाउड 3 extra days after the due date of bill for making payment। Drawee is allowed 3 extra days। जब उसकी ड्यू डेट थी उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे, उसे हम बोलेंगे डेज ऑफ ग्रेस। जो हमने एक्स्ट्रा डेज जोड़े हैं वो है आपका डेज ऑफ ग्रेस। इट इज ए कस्टम टू ऐड दी डेज ऑफ ग्रेस। यह एक नियम है अकाउंट्स का कि आपको 3 दिन जोड़ने होंगे। तो आपका जो बिल 1 जनवरी 2022 को बना था उसमें ड्यू डेट क्या बनी? 1 अप्रैल 2022। डेज ऑफ ग्रेस जोड़कर क्या बनी? 4 अप्रैल 2022। हम अब इसको ड्यू डेट मानेंगे 4 अप्रैल 2022। इसको हम डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं कि जिस दिन को बिल मैच्योर हुआ मतलब हमें पेमेंट मिलेगी। The date which comes after adding 3 days of grace to the due date of a bill is called date of maturity। वह डेट जो 3 दिन ऐड करने के बाद आई उसे हम डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेटा बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। आप बिल एट साइट भी कह सकते हैं, बिल ऑन डेट भी कह सकते हैं।
when no time for payment is mentioned, जब बिल पर कोई टाइम मेंशन नहीं होगा, and the bill is payable whenever it is present to the drawing, बिल को पेमेंट कब मिलेगी, कब पे होगा, जब जिस दिन भी वो ड्रॉइंग को पेमेंट के लिए दे दिया जाएगा. Such bills are known as bill at sight या बिल ऑन डिमांड. इस तरह के बिलों को जिस दिन हम प्रेजेंट करते हैं उसी दिन हमें पेमेंट चाहिए, इन्हें बोलते हैं बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड. इस तरह की बिल्स में 3 दिन जो ग्रेस के हैं वो नहीं दिए जाते. 3 days of grace are not allowed when bill is payable on demand. जब बिल पेमेंट के लिए होगा तब वो 3 दिन नहीं दिए जाएंगे. नेक्स्ट टर्म है बेटा बिल आफ्टर डेट. बिल आफ्टर डेट मतलब क्या है? बिल आफ्टर डेट इज द बिल इन विच ड्यू डेट and date of maturity is ascertain from the date on which the bill is drawn. Bill after date का मतलब बेटा क्या है? इसमें ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी किस तरह से बनाई जाती है? उस डेट से बनाई जाती है जिस दिन बिल ड्रॉन होता है. 3 days of grace are allowed for ascertaining the डेट ऑफ मेच्योरिटी. ड्यू डेट आने पर 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं और जिससे निकलती है डेट ऑफ मेच्योरिटी इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट. ये आपका केस है. जब बिल आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट में जिस दिन को बिल ड्रॉन हुआ उसमें 3 दिन जोड़ने के बाद, जिन्हें हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी में निकलने के बाद, इसे हम बोलते हैं बिल आफ्टर डेट. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब क्या है? जब बिल ड्रॉई ना देकर बैंक दे उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग. व्हेन द बिल इज, जब बिल एंड कैश किया जाता है बैंक से बिफोर इट्स ड्यू डेट, अभी उसकी डेट नहीं आई होती, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. बैंक हमें ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉअर को, जो सेलर है, उसे पैसे दे देता है, उसे कैश दे देता है, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. बैंक डिडक्ट्स इट्स चार्जेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बिल. बैंक जो है इस काम के लिए कुछ चार्जेस लेता है. बेटा जैसे आपको कोई भी सर्विस मिलती है तो उसके चार्जेस लगते हैं. आप बस में जाते हैं तो बस में टिकट लेते हैं जो बस का किराया होता है. आपने बस की सेवा का प्रयोग किया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. इसी तरह से अगर आप बैंक से कोई सेवा लेंगे, बैंक ने आपको कैश दिया है, तो बैंक भी उस सेवा के बदले में कुछ पैसे लेगा जिसे हम बैंक चार्जेस कहते हैं. बैंक डिडक्ट्स इट्स चार्जेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बिल. बिल में से कुछ पैसे काट लेता है वो अपने बैंक चार्जेस के नाम पर, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द बैलेंस अमाउंट. बाकी अमाउंट को वो आपको दे देता है. इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. अब एक नेक्स्ट टर्म आई है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. एंडोर्समेंट का मीनिंग समझेंगे पहले. एंडोर्समेंट ऑफ द बिल मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ बिल फ्रॉम द ड्रॉअर और होल्डर टू देयर क्रेडिटर्स. अगर कोई बिल ड्रॉअर ने अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया तो उसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट. द पर्सन ट्रांसफरिंग द टाइटल इज कॉल्ड एंडोसर. जिसने टाइटल ट्रांसफर किया है उसे हम एंडोसर बोलते हैं.
and the person to whom the bill is transferred called endorsee. जिस व्यक्ति को बिल ट्रांसफर किया जाता है उसे हम एंडोसी कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम एंडोर्समेंट कहते हैं. The endorsee can further endorse the bill in favor of its creditors. जैसे बेटा एक 100 रुपए का नोट है, मान लीजिए करेंसी है, कोई नोट है, कोई 100 का या 500 का, आपने अपने क्रेडिटर को दिया. आप बिजनेसमैन हैं और आपने 100 रुपए का नोट अपने क्रेडिटर को दिया, तो वो 100 रुपए का नोट जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने क्रेडिटर को दे सकता है. क्रेडिटर मतलब जिसको हमारी लेनदारी है, जिसे हमें पैसा देना है, देनदारी है हमारी, जिसे हमें पैसा देना है. इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज भी नोट की तरह काम करता है. द एंडोर्सी कैन फर्दर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर. आपने किसी एक को एंडोर्स किया और उस एंडोर्सी ने किसी नेक्स्ट को एंडोर्स किया, तो सिंपली एक काम करेंगे कि हम बिल के पीछे साइन कर देंगे और हमारा बिल एंडोर्स हो जाएगा. एंडोर्समेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय पुटिंग द सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द बिल. हम बिल के पीछे साइन कर देंगे तो जिससे हमारा बिल एंडोर्स हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब कोई बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया. इट इज ए प्रोसेस व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक विद इंस्ट्रक्शंस टू कीप द बिल टिल मैच्योरिटी. हमने बैंक में बिल भेज दिया लेकिन साथ में एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये बिल कब तक रखना है, जब तक मैच्योरिटी डेट ना आ जाए, डेट ऑफ मैच्योरिटी ना हो जाए. एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. और एक्सेप्टर से पैसा कब लेना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी पर. इसे हम बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन. नेक्स्ट है बेटा डिसऑनर ऑफ द बिल. जिस तरह से आपने अगर कोई चेक भेजा बैंक में और किसी वजह से वो क्लियर नहीं हुआ, पैसा आपको नहीं मिल पाया, तो हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं. ऐसे ही बिल भी डिसऑनर होते हैं. डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है, समझेंगे डेफिनेशन. डिसऑनर ऑफ द बिल का मतलब क्या है. व्हेन द ड्रॉई, जिसे हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, ऑफ द बिल फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. जब ड्रॉई, जिसने एक्सेप्ट किया है बिल, पेमेंट नहीं दे पाता ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर, इसे हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल. नेक्स्ट टर्म है बेटा नोटिंग ऑफ द बिल. नोटिंग ऑफ द बिल का क्या मतलब है. टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ डिसऑनर ऑफ ए बिल. ये प्रूफ है डिसऑनर का, जो आपने अभी पहले बिल डिसऑनर पढ़ा था, उसका एक रिटन प्रूफ है नोटिंग ऑफ द बिल. इट इज रीसेंट टू द ड्रॉई थ्रू ए लीगली ऑथराइज्ड पर्सन. कैसे मिलता है हमें ये, हम उसको रीसेंट करते हैं ड्रॉई को, किसके द्वारा, लीगली ऑथराइज्ड पर्सन, जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं. लीगली मतलब जो कानून से बंधा हो, ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं, उसके द्वारा हम बिल को रीसेंट करते हैं. नोटरी पब्लिक चार्जेस अ स्मॉल फीस फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस नोन एज नोटिंग चार्जेस. नोटरी पब्लिक जो है अपनी सर्विस लेने के लिए कुछ अमाउंट लेता है, कुछ पैसे लेता है, कुछ फीस लेता है. कोई भी अगर कोई सर्विस देता है बेटा, आपको अगर कोई सर्विस देता है, आपके घर में प्लम्बर आता है, वो छोटा मोटा काम करता है, या कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तो भी वो काम करता है, तो वो पेमेंट लेके जाता है. तो ऐसे ही नोटरी पब्लिक ने आपके लिए काम किया है, रिटर्न प्रूफ दिया है आपको डिसऑनर ऑफ द बिल का, तो ये अपनी सर्विस के लिए पैसे लेते हैं, उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं. नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा. नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक फर्स्ट बाय द होल्डर. पहले नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा नोटरी पब्लिक को, होल्डर मतलब ड्रॉअर, सेलर मतलब. बट अल्टीमेटली recovered from the drawee
लेकिन अल्टीमेटली कौन देगा इसे? क्योंकि जिम्मेदार कौन था बेटा? रिस्पॉन्सिबल कौन था? जिसको पे करना चाहिए था एक्सेप्टर को, उसने पे नहीं किया। तो ये काम करने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्रॉई। तो अल्टीमेटली ये पैसा ड्रॉई से लिया जाता है, बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर, क्योंकि वही डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब बेटा क्या है? When the drawee makes the payment of the bill before its due date is called retirement of the bill. अगर कोई ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है तो उसे रिटायरमेंट कहते हैं बिल की। In such a case, holder of the bill usually allows a certain amount as a rebate to the drawer. आपको उम्मीद है कि आपको पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन अगर आपको पैसा 1 महीने बाद ही मिल जाता है तो जो बैंक, जो ड्रॉअर था जिसने बिल बनाया था, जो सेलर था, वो आपको कुछ रिबेट देगा। अमाउंट ऑफ रिबेट इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ओनली। जितने महीने पहले आपने दे दिया, जितने दिन पहले आपने दे दिया, उस पीरियड के लिए वो कुछ रिबेट देगा, और ये फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है बेटा रिन्यूएबल ऑफ ए बिल। रिन्यूएबल ऑफ द बिल का मतलब क्या है? कि जब कभी बिल दोबारा बनाया जाता है, री माने दोबारा, न्यू माने एक नया बिल दोबारा बनाया गया। समटाइम्स द ड्रॉयर ऑफ द बिल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। कई बार जो एक्सेप्टर है, जो बायर है, जो ड्रॉई है, वो अनेबल होता है पेमेंट देने के लिए ड्यू डेट पर। टू अवॉइड डिसऑनरिंग ऑफ बिल, डिसऑनरिंग ऑफ बिल को अवॉइड करने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है होल्डर से। ही मे रिक्वेस्ट द होल्डर टू द बिल टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल। वो ये क्या रिक्वेस्ट करता है कि एक ओरिजिनल बिल को कैंसिल कर दिया जाए और उस बिल के प्लेस में एक नया बिल बना दिया जाए, एंड ड्रॉ ए न्यू बिल इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। The holder agrees. If the holder agrees, the old bill is cancelled. Old bill cancel कर दिया जाता है, and a new bill with new term is drawn on the drawee. अगला एक नया बिल बना दिया जाता है और उसके टर्म्स ऑफ बिल भी नई हो जाती हैं, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय हिम। उसे वो ड्रॉई जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिन्यूएबल ऑफ द बिल। बिल नया बन गया, रिन्यूएबल ऑफ द बिल। एकोमोडेशन बिल। अब बेटा एकोमोडेशन बिल पढ़ेंगे। फिलहाल 11th में आपके कोर्स में ये सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने सिलेबस में से ये डिलीट किया है एकोमोडेशन बिल, लेकिन सिर्फ उसने कहा है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो हम टर्म सीख रहे हैं एकोमोडेशन बिल क्या होता है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीखेंगे। When bills of exchange or promissory note are not drawn to settle a trade between drawer and drawee, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई व्यापार होना चाहिए, कोई सामान खरीदना होना चाहिए, कोई सामान बेचा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रेड ना हो, कोई व्यापार ना हो, तब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बने। क्यों बने? बट दे आर रिटर्न फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। दोनों की आपस में हेल्प करने के लिए ये बनते हैं। एंड टू रेज फंड्स टेम्परेरी, जिससे कि बिजनेस को थोड़ा सा पैसा टेम्परेरी बेसिस पे मिल जाए, बिल कहते हैं। इस बिल में ट्रेड नहीं होता बेटा। इस बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते समय सिंपली सिर्फ एक रिटर्न नोट होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे को बिजनेस चलाने के लिए फंड देना, तो इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन बिल।
लास्ट है बिल्कुल बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी, कोई अगर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अगर एक्सेप्टर की इंसॉल्वेंसी हो जाए उस केस में क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। व्हेन द ड्रॉई, जो एक्सेप्टर था, ऑफ द बिल इज अनेबल टू मीट हिज लायबिलिटीज ऑन ड्यू डेट, अपनी जिम्मेदारियां जो उसकी लायबिलिटीज थी उनको ड्यू डेट पर नहीं दे पाता, द ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, इसका मतलब ड्रॉई जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इन सच ए केस, entries for the dishonor of the bill are passed in the books of drawer or holder. Dishonor of the bill होगा क्योंकि बिल पे नहीं किया जाएगा, dishonor of the bill होगा तो किसकी बुक्स में एंट्री पास होंगी? ड्रॉयर और होल्डर की, और ड्रॉई की भी, दोनों ही की बुक्स में, एक्सेप्टर की बुक में भी होंगी और होल्डर की बुक में भी होंगी, ड्रॉयर की बुक में भी होंगी और ड्रॉई की बुक में भी होंगी एंट्रीज कि हमारा बिल डिसऑनर हुआ है। अगर एनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ होल्डर एंड द अमाउंट अनरिकवरेबल इज डेबिटेड टू द बैड डेब्ट्स, इसी को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं कि जब हमारा अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, ये कहां जाएगा? डेबिट होगा कौन से अकाउंट में? बैड डेब्ट्स अकाउंट में। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो पैसा हमें नहीं मिला होता उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। एनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई, अगर उसने कुछ पैसा ड्रॉई ने दे दिया है तो वो होल्डर की बुक में लिखा जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला है, अनरिकवेबल है, उसे हम बैड डेब्ट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। इस तरह से आपकी सारी टर्मिनोलॉजी, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज होंगी आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनका एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बेस पर, इन्हें कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। थैंक्स बेटा।